नमस्कार दोस्तों, पाथफाइंडर में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है डॉक्टर महिपाल सिंह राठौड़ और आज इस लेक्चर में मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूं सूडान में हुए तख्ता पलट के बारे में। तो आज से 4 दिन पहले अफ्रीका के देश सूडान में एक सैन्य तख्ता पलट हुआ है, जिसमें एक जॉइंट मिलिट्री सिविलियन गवर्नमेंट के द्वारा अपॉइंट किए गए प्रधानमंत्री को हटाकर मिलिट्री जनरल ने पावर अपने हाथ में ले लिया है। तो सूडान की मिलिट्री ने ये कू क्यों किया है और सूडान में पिछले 2-3 सालों से क्या चल रहा है, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड इतिहास है। इसी को हम जानने की समझने की कोशिश करेंगे आज इस लेक्चर में। तो 25 अक्टूबर को सूडान में एक मिलिट्री तख्ता पलट हुआ, इतना याद रखिए। सूडान के सभी कैबिनेट मेंबर्स को अपने पदों से हटाकर अरेस्ट कर लिया गया है और मिलिट्री चीफ जनरल अब्दुल फतेह अल बुरहान ने पावर अपने हाथ में ले लिया है। तो जनरल अब्दुल फतेह अल बुरहान अब वहां पर पावर में है और देश भर में इमरजेंसी लागू कर दी गई है। और जिन प्रधानमंत्री को हटाया गया है उनका नाम है अब्दुल्ला हमदोक। आगे बढ़े उससे पहले आपको बताना चाहता हूं कि अनअकैडमी ऐप पर आप मुझे इस आईडी पर फॉलो जरूर करें, ताकि वहां पर होने वाले मेरे स्पेशल क्लासेस के अपडेट्स आपको प्राप्त हो जाएं। इस लेक्चर का और पाथफाइंडर पर आने वाले सभी अन्य लेक्चर्स का पीडीएफ आपको इस टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध होगा। अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन पर इस वक्त एक काफी अच्छा ऑफर चल रहा है, जिसमें आप जीएस और ऑप्शनल के कंबाइंड कोर्स को 57,000 रुपीज में अवेल कर सकते हैं इफ यू आर यूजिंग दिस डिस्काउंट कोड। रिमेंबर, यहां पर ऑप्शनल जीएस की कंबाइंड तैयारी हो रही है एंड यू विल गेट द टेस्ट सीरीज एंड मटेरियल्स फ्री ऑफ कॉस्ट अलॉन्ग विद दिस 1 ईयर सब्सक्रिप्शन। अब बात करते हैं हम सूडान की ज्योग्राफी की। देखिए, अफ्रीका को अगर आप देखें तो यहां पर आपको नजर आएगा सूडान और यहां पर एक देश दक्षिणी सूडान, साउथ सूडान। 2011 में साउथ सूडान अलग हो गया था, एक नया देश बन गया था। तो सूडान जब एक था तब अफ्रीका का सबसे बड़ा देश हुआ करता था, अब नहीं, अब अल्जीरिया सबसे बड़ा देश है। एक आप लोगों के लिए क्वेश्चन है, विच इज द सेकेंड लार्जेस्ट कंट्री एरिया वाइज इन अफ्रीका। तो पहले पर अल्जीरिया है, सेकंड पर कौन सा है आप मुझे बताइए, थर्ड पर सूडान है। मिडिवल टाइम पीरियड में सूडान पर कई सारे मुस्लिम शासकों का रूल था। यहां पर कुछ सल्तनत थी, जैसे सल्तनत ऑफ दारफूर एटसेट्रा। तो ये एक बहुत ही फ्रेगमेंटेड पॉलिटी थी। सूडान के आज के जो बॉर्डर्स हैं, जो आज आपको ऐसे नजर आते हैं, ये बॉर्डर्स बनते हैं 19th सेंचुरी में, जब यहां पर इजिप्ट का कंट्रोल हो जाता है। तो देखिए, इजिप्ट खुद ऑटोमन एम्पायर के अधीन था और ऑटोमन एम्पायर से ये लोग थोड़ा सा इंडिपेंडेंट हो जाते हैं 19वीं शताब्दी में। और जब ये इंडिपेंडेंट होते हैं इजिप्ट के लोग, तो यहाँ पे इजिप्ट के जो रूलर हैं वो सूडान को अपने कंट्रोल में ले लेते हैं। लेकिन 1899 में क्या होता है कि यूके, जो इजिप्ट को अपने कंट्रोल में ला चुका था ड्यू टू वेरियस इकोनॉमिक रीजंस एटसेट्रा, तो यूके का यहां पर शासन था। एक तरह से इजिप्ट यूके का गुलाम ही था, पूरा गुलाम नहीं था, थोड़ा सा पार्शियल गुलाम आप कह सकते हो। इंटरनेशनल रिलेशन सब कुछ ये हैंडल करते थे इजिप्ट के, तो दोनों मिलकर सूडान को चलाते थे। तो 1899 से 1956 तक, यानी कि 20वीं सदी का जो पहला हिस्सा है, उसमें सूडान का जो एरिया है ये ब्रिटिश और इजिप्ट के जॉइंट कंट्रोल में हुआ करता था। 1956 में फाइनली यहां पर इनको आजादी मिलती है, यूके इजिप्ट दोनों से, क्योंकि इजिप्ट खुद ब्रिटिशर्स को अपनी जमीन से भगा देते हैं, सुएज कैनाल क्राइसिस होता है, तो उसी समय के आसपास सूडान को भी अपनी इंडिपेंडेंस मिल जाती है। लेकिन इंडिपेंडेंस के बाद लगभग 50 साल तक यहां पर कोई ना कोई मिलिट्री शासक का रूल रहा है, कोई ना कोई मिलिट्री शासक यहां पर अपना कंट्रोल जमा लेता है। और ऐसा ही हुआ 1989 में, जब उमर अल बशीर ने अपना कंट्रोल स्थापित किया। सो उमर अल बशीर ने मिलिट्री कू किया, सैन्य तख्ता पलट किया 1989 में, और उसके बाद 30 साल तक इनका राज रहता है। 2019 में उमर अल बशीर को यहां से हटाया गया। अब उमर अल बशीर की जो सरकार है ये पश्चिमी देशों में बिल्कुल अनपॉपुलर थी। सबसे बड़ा कारण ये था कि 1990 के दशक में इन्होंने अपने देश में ओसामा बिन लादेन को पनाह दी थी। बिन लादेन यहाँ कई सालों तक रहा था और उसके अलावा यहाँ पर सिविल वॉर चल रहा था, कई सारे इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट थे जिनमें बड़े स्तर पर लोग मारे जा रहे थे, और उसके कारण पश्चिमी देश सूडान से काफी नाराज चलते हैं। दिसंबर 2018 आते आते देश के लोग उमर अल बशीर की सरकार के खिलाफ प्रोटेस्ट करना शुरू करते हैं, गरीबी, अनएम्प्लॉयमेंट और करप्शन के कारण। और ऐसे में सूडान के कई हिस्सों में सिक्योरिटी फोर्सेस यानी कि आर्मी इन प्रोटेस्टर्स पर क्रैकडाउन करती है, जिसमें कई लोग मारे जाते हैं। लेकिन बढ़ते प्रोटेस्ट के कारण फाइनली अप्रैल 2019 में उमर अल बशीर को सत्ता छोड़नी पड़ी और मिलिट्री जो देश की थी उसने संविधान को भी सस्पेंड कर दिया। तो एक कॉन्स्टिट्यूशन था, उसने सस्पेंड कर दिया और 3 महीने की इमरजेंसी लागू कर दी। तो 2019 में भी एक तरह से सैन्य शासन वहां पर आ गया था, लेकिन उस समय सेना ने यह डिसाइड किया कि एक टाइम पीरियड के लिए ट्रांजिशनल गवर्नमेंट बनाते हैं, टेम्पररी गवर्नमेंट बनाते हैं, और ये गवर्नमेंट 2019 में बनकर पावर में आ गई थी। अब बशीर से देश में बहुत लोग नाराज थे, खास करके दारफुर क्षेत्र के लोग। तो ये दारफुर रीजन है सूडान का, तो दारफुर क्षेत्र के लोग बहुत नाराज थे। हालांकि नाराज तो साउथ सूडान के लोग भी थे, लेकिन उन्होंने अपना अलग देश बना लिया था। तो ये जो दक्षिणी सूडान है, यहां पर
कई सारे अलग इश्यूज थे, रीजनलिज्म के इश्यूज थे, जिसके कारण ये अलग देश बनाना चाहते थे। तो 2011 में ये एक अलग देश बन गया। इधर दारफुर क्षेत्र के लोग भी उमर अल बशीर से यानी कि खार्तूम की सेंट्रल सरकार से काफी नाराज चल रहे थे। तो एक तरह से आप देख सकते हो कि जो पुराना सूडान है उसमें 3 बड़े बड़े रीजन आपको देखने को मिलेंगे। तो ये अलग हो गए, लेकिन यहां पर अभी भी एक बगावत सी चल रही है। उनके साथ अभी सेटलमेंट हुआ है दारफुर के नेताओं के साथ, लेकिन अभी आपको आगे की कहानी मैं बताता हूं। तो देखिए, दारफुर के लोग काफी नाराज थे। यहाँ पर बहुत बड़े बड़े नरसंहार हुए, जिसमें 3 लाख लोग तक मारे गए और मिलियंस डिस्प्लेस हुए थे। अब 2019 में उमर अल बशीर सत्ता से तो हट गए, लेकिन अब लोगों को यह डर सताने लगा कि कहीं आर्मी फिर से कंट्रोल ना कर दे और एक नया उमर अल बशीर ना आ जाए। तो इसीलिए लोगों ने कहा कि हमें सिविलियन रूल चाहिए। तो जो आर्मी जनरल्स थे सीनियर, उनके बीच में बातचीत शुरू होती है और अल्टीमेटली ये डिसाइड होता है कि एक सिविलियन सरकार बनेगी। लेकिन ये बातचीत जब चल रही थी तब देश में कई जगह बड़ी बड़ी हिंसा की घटनाएं होती है। एक फेमस इंसिडेंट हुआ था जून 2019 में, खार्तूम मैसेकर। याद रखना, खार्तूम सूडान का कैपिटल है और यहां पर ब्लू नाइल और व्हाइट नाइल एक हो जाते हैं। तो खार्तूम मैसेकर में क्या हुआ था कि कई लोगों को मारा गया और नील नदी के अंदर उनकी बॉडीज को फेंक दिया गया। यहां पर एक विद्रोही दल है, रैपिड सपोर्ट फोर्सेस, इस पर आरोप लगे कि ये इन्वॉल्व था, हालांकि इन्होंने इस बात को माना नहीं। कुल मिलाकर देश की सिक्योरिटी सिचुएशन इतनी अच्छी नहीं थी। फाइनली अगस्त 2019 में आर्मी जनरल्स और सिविलियन नेता मिलकर डिसाइड करते हैं कि एक कंबाइंड जॉइंट केयर टेकर सरकार बनाई जाएगी, जो 3 साल के लिए सत्ता में होगी, पावर में होगी। उसके बाद चुनाव कराए जाएंगे 2023 की शुरुआत में, और तब जाकर एक स्टेबल गवर्नमेंट देश को मिलेगी। तो अभी के लिए एक टेम्पररी या ट्रांजिशन गवर्नमेंट बनाने का निर्णय इन्होंने लिया, और ये सब कुछ हुआ था अफ्रीकन यूनियन के हस्तक्षेप के बाद। तो अफ्रीकन यूनियन, जो कि अफ्रीकी देशों का एक संगठन है, इसने कहा कि इस तरह की अस्थिरता हम टॉलरेट नहीं कर सकते हैं, तो आप लोग आपस में डिसाइड करो और एक ट्रांजिशन गवर्नमेंट बनाओ। तो एक काउंसिल ऑफ मिनिस्टर बनाई गई और प्राइम मिनिस्टर बनाया गया अब्दुल्ला हमदौक को। ये यूएन में काम कर चुके एक सीनियर इकोनॉमिस्ट थे और एक तरह के टेक्नोक्रेटिक प्राइम मिनिस्टर है। टेक्नोक्रेट किसे कहते हैं? जो डेमोक्रेसी यानी कि चुनाव लड़कर नहीं आया है ऐसा नेता, बल्कि वो एक टेक्नोक्रेट है। तो जैसे आप कह सकते हैं कि भारत में मनमोहन सिंह जब 1991 में फाइनेंस मिनिस्टर बनाए गए थे, तब वो एक टेक्नोक्रेट थे, ही वाज नॉट अ पॉलिटिशियन। उसी तरह से अब्दुल्ला हमदौक को यहां पर एक अपॉइंट किया गया टेक्नोक्रेटिक प्राइम मिनिस्टर के तौर पर, और ये पिछले 2 साल से यहां पर सत्ता संभाले हुए थे। अब्दुल्ला हमदौक की लीडरशिप में बनी ये सरकार वादा करती है देश से 2023 में हम चुनाव करवाएंगे और तब सूडान को डेमोक्रेसी पूरी तरह से हम बना देंगे। लेकिन होता यह है कि देखो, उमर अल बशीर, जिन पर बहुत सारे वॉर क्राइम्स का आरोप था, इन पर एक मुकदमा चलाया जाता है। अब ये जेल में थे, तो दिसंबर 2019 में इन पर जो केस था वो उसमें साबित हो गया कि इन्होंने भ्रष्टाचार किया था और 2 साल की इनको सजा दे दी जाती है। बाय द वे, इन पर 2009 में आईसीसी ने भी केस चलाया था। इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट ने इन पर जेनोसाइड के आरोप लगाए थे दारफुर कॉन्फ्लिक्ट में, जहां पर 3 लाख लोग मारे गए। इसके लिए सीधे तौर पर उमर अल बशीर को जिम्मेदार ठहराया गया। अब कायदे से उमर अल बशीर को आईसीसी को दे देना चाहिए था, सौंप देना चाहिए था, लेकिन जो खार्तूम में नई सरकार बनी थी, इन्होंने मना कर दिया कि नहीं, हमें आईसीसी को देने की जरूरत नहीं है। इन पर अगर हमारे पूर्व राष्ट्रपति पर मुकदमा चलेगा तो हमारे देश में ही चलेगा। इस बीच जो ट्रांजिशनल गवर्नमेंट है वो इतनी स्थिर नहीं थी। ऑफ कोर्स उसमें बहुत सारे लोग शामिल थे, किसी को कुछ चाहिए, किसी की कोई पॉलिटिकल डिमांड है, तो ये इतना स्टेबल कोएलिशन नहीं था। मार्च 2020 में प्रधानमंत्री के ऊपर एक हमला होता है, असैसिनेशन अटेम्प्ट हुआ। अप्रैल 2020 में देश के अंदर इन्फ्लेशन बहुत बढ़ गया, मेनली ड्यू टू द कोविड-19 पैंडेमिक। तो देश के बॉर्डर्स को बंद कर दिया गया। अब सूडान एक ऐसा देश है जहां पर इतना अनाज भी नहीं उगता कि वो अपने 4.5 करोड़ लोगों का पेट भर सकें। सूडान को ज्यादातर खाद्यान्न इंपोर्ट करना पड़ता है। तो ये बढ़ती महंगाई और इंपोर्ट्स के कारण देश पर बहुत बड़ा आर्थिक दबाव भी था। फिर जून 2020 में लोग प्रोटेस्ट करना शुरू कर देते हैं। वो ये कहते हैं कि उमर अल बशीर को तो केवल भ्रष्टाचार की सजा हुई है, जो लाखों लोगों को इनके कारण मारा गया इनकी सरकार के द्वारा, उसका जस्टिस कहां है, उसका न्याय कहां है? तो उमर अल बशीर को फांसी पर लटकाओ। इस तरह के प्रोटेस्ट होने शुरू होते हैं। जून 2020 की बात है। तो बशीर का ट्रायल तो चालू हो गया, लेकिन देश की आर्थिक स्थिति इतनी अच्छी नहीं थी, करेंसी को डीवैल्यू किया गया, फिर भी ब्लैक मार्केट की हरकतों को सरकार रोक नहीं पाई और एक तरह की आर्थिक इमरजेंसी देश में लागू हो जाती है। आर्थिक स्थिति सूडान की काफी खराब थी। अक्टूबर 2020 में, आज से 1 साल पहले, जो नई सरकार थी उसने दारफूर वाले विद्रोहियों से एक समझौता कर लिया। तो इस फ्रंट पर तो ये सरकार ठीक काम कर रही थी कि पॉलिटिकली देश को एक रखने की कोशिश थी, लेकिन इकोनॉमिक फ्रंट पर ये फेल कर रही थी। तो दारफूर वाले रेबेल्स के साथ यहां पर एक पीस डील साइन होती है, लेकिन इसके अंदर भी कई संगठन शामिल नहीं थे, उन्होंने इसका विरोध किया। सूडान ने इजराइल के साथ भी अपने संबंध नॉर्मलाइज किए आज से 1 साल पहले। ऐसा माना जाता है कि ये इसलिए किया गया यूएस के दबाव में। यूएस ने कहा था कि हम आपको स्टेट स्पॉन्सर्स ऑफ टेररिज्म की लिस्ट से हटा लेंगे और आप इजराइल के साथ समझौता कर लो। लेकिन सूडान स्टेट स्पॉन्सर ऑफ टेररिज्म की लिस्ट में था क्यों? क्योंकि 1990 के दशक में सूडान ने, उमर अल बशीर की सरकार ने ओसामा बिन लादेन को पनाह दी थी और यहीं से ओसामा बिन लादेन ने पड़ोसी केन्या और तंजानिया में
बड़े बड़े हमले किए थे यूएस के दूतावास पर, जिसमें कई लोगों की मृत्यु हो गई थी। ये 98 97 की बातें हैं। और उसके बाद भी काफी समय तक ये उसामा बिन लादेन यहीं पर था। उसके बाद ये अफगानिस्तान गया था तालिबान की सरकार में। तो इसीलिए सूडान को तब से स्टेट स्पॉन्सर ऑफ टेररिज्म माना जाता है। फरवरी 2021 में सूडान ने अनाउंस किया कि एक नई कैबिनेट बनेगी, नए मंत्री आएंगे उन रेबेल ग्रुप से जिन्होंने अभी अभी हमारे साथ समझौता किया है। तो इससे क्या होता है कि हमदोक की सरकार और कमजोर हो जाती है, क्योंकि और नए रेबेल ग्रुप्स के लोग अब यहाँ पर सिविलियन गवर्नमेंट में शामिल हो रहे हैं। तो ऐसे में हमदोक ने एक चेतावनी भी दी थी कुछ महीने पहले कि सरकार ज्यादा ही कमजोर होती जा रही है। अब सितंबर 2021 में, यानी कि पिछले महीने, पोर्ट सुडान के आसपास काफी सारे प्रोटेस्ट होते हैं। पोर्ट सुडान सुडान देश का सबसे बड़ा बंदरगाह है, यहीं से ज्यादातर आयात होते हैं। तो इसके कारण आर्थिक परेशानियां और बढ़ गई। फिर 21 सितंबर को सरकार ने घोषणा करी थी उस समय कि एक तख्ता पलट की कोशिश करी गई उमर अल बशीर के साथियों के द्वारा, जिसको सरकार ने नाकाम कर दिया। लेकिन देखिए कि इसके एक महीने बाद ही एक्चुअल तख्ता पलट हो गया। अब 16 अक्टूबर को कई बड़े प्रोटेस्ट होते हैं खार्तूम में, जो ये डिमांड करते हैं कि मिलिट्री शासन आना चाहिए, ये टेक्नोक्रेटिक प्रधानमंत्री हटे और मिलिट्री पूरी तरह से सत्ता हासिल कर ले। इसके विरोध में काउंटर प्रोटेस्ट होते हैं। तो लोग कहते हैं कि नहीं, हमें तो सिविलियन सरकार चाहिए और जल्द से जल्द मिलिट्री को शासन से हटाकर पूरी सिविलियन गवर्नमेंट बनाई जाए, जल्द से जल्द चुनाव कराए जाए। तो ऐसा माना जा रहा था कि ये जो पूरा ट्रांजिशनल गवर्नमेंट है, इसी के अंदर आपस में लोग चाह रहे थे कि हम पावरफुल हो जाएं, कोई चाह रहा है कि हम ज्यादा ताकतवर हो जाएं, हमारी सत्ता आ जाए। तो इसी खींचतान में ये प्रोटेस्ट चल रहे थे और 25 अक्टूबर को फाइनली आर्मी ने तख्ता पलट कर दिया। तो मिलिट्री कू हो जाता है। कू किसने किया? जनरल अब्दुल फतेह अल बुरहान। इन्होंने कहा कि मिलिट्री सिविलियन सॉवरेन काउंसिल है, ये ट्रांजिशन गवर्नमेंट काम नहीं कर पा रही है और अब हम पावर अपने पास रखेंगे। तो इन्होंने प्रधानमंत्री को अरेस्ट करके हाउस अरेस्ट में रख लिया है और अभी तो ये वादा कर रहे हैं कि जुलाई 2023 में लगभग 2 साल बाद चुनाव करवा देंगे और तब तक के लिए केवल हम सत्ता में हैं। और ऐसा नहीं है कि परमानेंटली हमारा सत्ता में रहने का मन है। अफ्रीका के जितने भी मिलिट्री तानाशाह हैं वो एक बार यही कहते हैं। अब देखना ये होगा कि क्या ये खुद 2023 में चुनाव लड़ते हैं या नहीं, क्योंकि अगर इजिप्ट का एग्जाम्पल आप देखो तो वहां पर भी ऐसा ही हुआ था कि जनरल अब्दुल फतेह अल सीसी जो है वो इसी तरह से तख्ता पलट करते हैं और बाद में वो खुद मिलिट्री जनरल का पद छोड़कर चुनाव लड़ लेते हैं और चुनाव जीत जाते हैं। लेकिन जैसे ही ये तख्ता पलट हुआ उसके बाद से सूडान के लोग सड़कों पर उतरे हुए हैं। कई जगह प्रदर्शन हो रहा है, कई जगह पुलिस ने, आर्मी ने इन पर फायरिंग भी करी है। कुछ लोग इसमें मारे भी गए हैं। 9 लोगों के मारे जाने की खबर अभी तक आई है। 140 लोग इंजर हो चुके हैं। तो सूडान की स्थिति अभी अच्छी नहीं है। लगातार यहाँ पर लोगों के प्रदर्शन चल रहे हैं। फोर्सेज ऑफ फ्रीडम एंड चेंज, ये सूडान का मेन ऑपोजिशन कोएलिशन है। इन्होंने ये कहा है कि हमें सिविल डिसोबीडियंस के माध्यम से प्रदर्शन करते रहना है जब तक कि एक ट्रांजिशन सरकार फिर से पावर में नहीं आ जाती। मिलिट्री को सत्ता में रहने की कोई अथॉरिटी नहीं है। सूडान का जो केंद्रीय बैंक है उसके एम्प्लॉयज ने भी हड़ताल कर दी है। उन्होंने कहा कि हम मिलिट्री कू को नहीं मानते, मिलिट्री तानाशाही नहीं चाहिए, तो हम भी हड़ताल पर जा रहे हैं। अब जैसे जैसे सूडान के अंदर ये प्रदर्शन बढ़ रहे हैं वैसे वैसे लोगों की मरने की संख्या भी बढ़ रही है और ऐसा माना जा रहा है कि कई सारी डेथ्स तो अभी तक रिपोर्ट हुई भी नहीं है। तख्ता पलट होने के अगले दिन सूडान के कई दूतावास से इसकी निंदा करी गई। कई राजदूत ने, एम्बेसडर्स ने अपनी ही सरकार के खिलाफ हुए इस कू को गलत ठहराया। उन सभी एम्बेसडर्स को मिलिट्री गवर्नमेंट ने हटा दिया, उन्हें अपनी नौकरी से हटा दिया गया है। अब दुनिया को सूडान की इतनी परवाह क्यों है, या फिर हम इस लेक्चर को क्यों पढ़ रहे हैं, हमारे लिए क्यों इंपॉर्टेंट है? देखिए, सूडान ओवरऑल जियोपॉलिटिक्स में काफी इंपॉर्टेंट लोकेशन पर है। अगर आप यहाँ सूडान की लोकेशन देखते हैं तो इसकी एक लंबी तट रेखा रेड सी में है और रेड सी वो रास्ता है जहां से चाइना या दक्षिणी एशिया के मार्केट्स रेड सी, सुएज कैनाल और मेडिटेरेनियन होते हुए यूरोप और अमेरिका को कनेक्ट करते हैं। तो यहां से दुनिया का बहुत बड़ा व्यापार का एक हिस्सा निकलता है। ऑलमोस्ट मेजॉरिटी ऑफ द एशिया यूरोप ट्रेड टेक्स प्लेस थ्रू दिस रूट। और इस रूट पर सूडान की एक लंबी कोस्ट लाइन है, लगभग 600-700 किलोमीटर कुछ लंबी कोस्ट लाइन है, 400 माइल्स टू बी प्रिसाइज। तो सूडान, सोमालिया, इन देशों के अंदर ज्यादा प्रॉब्लम ना हो, इसी में सभी देशों की भलाई रहती है। तो कंटेनर ट्रैफिक यहां से जो 1/3 दुनिया का निकलता है, इसकी सिक्योरिटी के लिए सूडान का स्टेबल रहना काफी जरूरी है, वरना यहां से पायरेसी स्टार्ट हो सकती है। जैसा कि हमने देखा था कि आज से 10 साल पहले सोमालिया के तट पर बहुत पायरेसी हो रही थी, जिसके कारण जहाजों का यहां से जाना काफी दुश्वार हो गया था। अब ऐसा ना हो, यही सारी पश्चिमी सरकारें या जितने भी डेवलपिंग कंट्रीज है वो सभी चाहते हैं। इस क्षेत्र में कुछ और भी देश हैं जिनमें अभी इतना स्टेबिलिटी नहीं है। इथियोपिया इतना स्टेबल नहीं है, सोमालिया भी स्टेबल नहीं है, सूडान भी अगर स्टेबल नहीं रहेगा तो ये पूरा हॉर्न ऑफ अफ्रीका रीजन, उत्तरी अफ्रीका रीजन व्यापार के लिए सही नहीं रहेगा। और ह्यूमन ट्रैफिकिंग और स्मगलिंग, वेपन स्मगलिंग जैसे इश्यूज भी यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं। अगर हम पिछले 10 साल का अफ्रीका का इतिहास देखें तो यहाँ पर कई देशों में सैन्य तख्ता पलट हो चुके हैं।
आप देखिए इतने सारे कू हैं, माली, गिनी बिसाऊ, बर्किना फासो, सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक, चैड, इजिप्ट, सुडान, जिम्बाब्वे। ये कुछ देश हैं जहां पर मिलिट्री तख्तापलट पिछले 10 सालों में देखे गए हैं। इस तख्तापलट की निंदा लगभग सभी देशों ने और कई अंतर्राष्ट्रीय संगठन जैसे कि यूएन ने करी है। यूएस ने इसकी निंदा भी करी और साथ साथ में अंतर्राष्ट्रीय एड को भी यहां पर रोक दिया है। $700 मिलियन की एड जो अमेरिका सुडान को देता है उसे कंप्लीटली रोक दिया गया है। नॉर्वे ने भी इस तख्तापलट का विरोध किया है। 2 दिन पहले अफ्रीकन यूनियन ने भी सुडान की सदस्यता को रद्द कर दिया। सुडान को मेंबरशिप से सस्पेंड कर दिया गया है जब तक वहां पर ट्रांजिशनल सरकार फिर से पावर में नहीं आ जाती है। तो देखते हैं कि आने वाले कुछ हफ्तों में सुडान में क्या डेवलपमेंट्स होते हैं। जो भी डेवलपमेंट्स होंगे मैं आपको यहाँ पर बता दूंगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आप में से कई लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है, सो आई रिक्वेस्ट यू टू प्लीज सब्सक्राइब टू पाथफाइंडर एंड टेल योर फ्रेंड्स एस्पिरेंट्स अबाउट दिस। इसका लेक्चर का पीडीएफ अगर आपको चाहिए तो इस टेलीग्राम चैनल से मिल जाएगा। अगर आप यूपीएससी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो अनअकैडमी के माध्यम से आप यूपीएससी नहीं अन्य सभी एग्जाम्स की तैयारी कर सकते हैं। भारत के बेस्ट टीचर्स यहाँ लाइव पढ़ाते हैं, चाहे वो ऑफलाइन के हो ऑनलाइन के टीचर्स। सो एवरीबडी इज टीचिंग ऑन अनअकैडमी नाउ। प्लस और आइकॉनिक 2 प्रकार के सब्सक्रिप्शन आप यहाँ ले सकते हैं। जो भी सब्सक्रिप्शन लें उसमें अगर आप मेरा कोड इस्तेमाल करते हैं तो आपको 10% डिस्काउंट प्राप्त होगा। ऑप्शनल के कोर्सेज भी यहाँ अवेलेबल हैं। ये सभी कोर्सेज ईएमआई पर आपको मिल जाएंगे। ईएमआई का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। फर्स्ट लिंक है गूगल फॉर्म, उसमें आप टाइप कीजिए अपना कॉन्टैक्ट नंबर। हमारी टीम मेंबर्स आपको पूरा ईएमआई का प्रोसेस गाइड कर देंगे। मेरा एनसीईआरटी पॉलिटी कोर्स ऑनगोइंग है, उसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। इसका लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल होगा। अगर आप अभी सब्सक्रिप्शन अवेल करना चाहते हैं तो बहुत ही बेहतरीन समय है। 31 अक्टूबर तक कई अच्छे ऑफर्स चल रहे हैं, जैसे कि 1 ईयर सब्सक्रिप्शन ऑफर जो मैंने आपको शुरुआत में बताया था। उसके अलावा एक 9 मंथ और 3 मंथ के ऑफर्स भी हैं। काफी अट्रैक्टिव ऑफर्स हैं। यहाँ जीएस ऑप्शनल दोनों की तैयारी हो जाएगी। हमारी फ्री टेस्ट सीरीज चलती हैं, उनको भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। हर बुधवार को नए बैचेस बनते हैं, इन्हें आप ज्वाइन करिए जैसे ही सब्सक्रिप्शन लेते हैं। देन मेन्स आंसर राइटिंग बैचेस भी चल रहे हैं। कॉम्बैट है रविवार को सुबह 11 बजे, इसमें हिस्सा लेकर आप स्कॉलरशिप जीत सकते हैं, जिससे ये सभी कोर्सेज आपको फ्री में अवेलेबल हो जाएंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस। हैव अ ग्रेट डे।